Oh, very good morning, everyone. So today the topic of discussion is that is newborn hypoglycemia or hypoglycemia in newborn. ठीक है, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक जो है आपका यूनिट नंबर 11 से है ऑब्स्टेट्रिक्स में से. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. First of all comes the introduction. So it is a common metabolic problem in which the blood glucose in newborns are generally lower than older children and adult. ठीक है, तो जो blood glucose का level होगा वो fall हो जाता है. So fetal glucose level maintained at 2/3 of maternal blood glucose by transplacental route. ठीक है, तो जो fetus के अंदर जो glucose level होता है वो maintain कौन करता है? 2/3 जो है that is maintained by maternal blood glucose which is transplacental by route, right? Then glucose level fall in first 1 to 2 hours, lowest value at age of 3 hours, and increase and stabilize by 4 hours. ठीक है, so when the baby is born, जो ग्लूकोज का लेवल है वो फर्स्ट 1 to 2 hours में जो है वो फॉल कर डिक्रीज कर जाता है और लोएस्ट होता है जब बच्चे के बर्थ को 3 hours हो जाते हैं. ठीक है, और 4th hour में जाके वो स्टेबलाइज हो जाता है. So comes the definition. So neonatal hypoglycemia. So it is a serum glucose concentration less than 40 mg per deciliter in term neonates or less than 30 mg per deciliter in preterm neonates. ठीक है, तो अगर term neonate है, term baby है, तो उसके अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है अगर 40 mg पर डेसीलीटर से कम हो जाता है तब हम इसे न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं. और प्री टर्म न्यूनेट में हम इसे कब बोलेंगे कि बच्चे को न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है? व्हेन इट इज लेस देन 30 mg पर डेसीलीटर. ठीक है, देन नेक्स्ट आती है इसकी इटियोलॉजी. सो इटियोलॉजी में आपके आ जाता है फीटल और नियोनेटल हाइपर इंसुलिनिज्म. ठीक है, फीटल और नियोनेटल हाइपर इंसुलिनिज्म मतलब जो फीटस होगा और जो नियोनेट होगा उसके अंदर जो इंसुलिन है, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्लूकोज जो होगा वो यूटिलाइज हो रहा होगा. देन नेक्स्ट कैन फैक्टर कैन बी डिक्रीज प्रोडक्शन और स्टोर. ठीक है, मतलब कि या तो इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, लेकिन कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है और प्रोड्यूस होने के बाद जो ग्लूकोज कन्वर्जन का प्रोसेस है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, राइट. देन इंक्रीज यूटिलाइजेशन एंड और डिक्रीज प्रोडक्शन. ठीक है, तो जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा अमाउंट में यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, और या फिर उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है. ठीक है, सो दैट कैन बी द फैक्टर. सो अगेन आई एम रिपीटिंग द एटियोलॉजी. नंबर 1 इज फीटल और नियोनेटल हाइपर इंसुलिज्म मतलब कि बच्चे के अंदर जो है इंसुलिन के जो है आप बोल रहे हो कि लेवल जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, जिससे उसका ग्लूकोज का लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, या फिर जो ग्लूकोज है उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है या प्रोड्यूस हो नॉर्मल हो रहा है बट वो प्रॉपर्ली स्टोर नहीं हो पा रहा बॉडी में. देन यूटिलाइज थर्ड है इंक्रीज यूटिलाइजेशन मतलब ग्लूकोज जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है, नॉर्मल से, या फिर उसकी प्रोडक्शन ही कम हो रही है जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा. ठीक है, सो दीज आर द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स. देन कुछ फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि इंसुलिन इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, जो कि हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर में पढ़ा था, हाइपर इंसुलिनिज्म. ठीक है, तो अगर बेबीज जो है वो डायबिटिक मदर को बॉर्न हुआ है, मतलब डायबिटिक मदर थी उसकी और डायबिटिक मदर की डिलीवरी हुई है, तो उस बेबी के अंदर ये न्यूरोटल हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है. ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा, इन बच्चों के अंदर जो इंसुलिन का लेवल होता है वो ज़्यादा होता है. देन लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज इन्फेंट्स. ठीक है, जो बेबीज जो होते हैं, ठीक है, वो मतलब आप बोलते हो लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज होती है, मतलब कि जो मैक्रोजोमिक बेबी होती है उनके अंदर होता है. देन एरिथ्रोब्लास्टोसिस. एरिथ्रोब्लास्टोसिस अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है, हेमरेजिक डिसीजेज में पढ़ा था न्यूबॉर्न के. तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो है दैट कैन आल्सो लीड टू इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन. देन नेक्स्ट इज इसलेट सेल हाइपरप्लेजिया. इसलेट सेल भी ऑल नोज पैनक्रियाज में होती है, ठीक है, तो अगर इसलेट सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से भी जो अल्टीमेटली जो इंसुलिन है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा. देन बैकविड विडमैन. ठीक है, बैकविड विडमैन में क्या होता है, बेबी जो है वो माइक्रोजोमिया होता है, उसको वेट ज्यादा होता है, उसको माइक्रोसेफेली होती है, ब्रेन का साइज थोड़ा छोटा होगा, ओम्फेलोसील होता है उसको, ठीक है, मैक्रोग्लॉसी होता है, और वो विसेरोमेगाली होती है, मतलब उसके जो भी विस्ट्रल ऑर्गन्स हैं उनका जो साइज होता है वो इनलार्ज होता है. तो ऐसे बेबीज के अंदर जो होता है इंसुलिन का जो लेवल होता है वो भी ज्यादा होता है.
देन कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन सा है, जैसे कि इसलेट सेल एडिनोमा है। इसलेट सेल जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, तो अगर इसलेट सेल के अंदर ट्यूमर है, ठीक है, तो भी इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। देन मैटरनल थेरेपी विद टोकोलिटिक्स, ठीक है, अगर मदर को लेबर के टाइम पे टोकोलिटिक एजेंट्स दिए गए हैं या उसको एंटीनेटल पीरियड में टोकोलिटिक एजेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो दैट कैन बी वन रीजन जिसकी वजह से बच्चे का इंसुलिन लेवल जो है वो बढ़ता नजर आ सकता है, जैसे कि टेर्ब्यूटालिन है, रिटोड्राइन है, डायूरेटिक्स है। देन है ग्लूकोज इन्फ्यूजन थ्रू यूएसी, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड से जो आप देते हैं, ठीक है। सो हाई ग्लूकोज इनटू द सीलियक और स्टिमुलेट इंसुलिन फ्रॉम द pancreas, right? Just give me 1 second. हाँ जी। सो ठीक है, अगर मदर को लेबर के दौरान में टोकोलिटिक्स दिए गए हैं या फिर ग्लूकोज इन्फ्यूज किया गया है अम्बिलिकल आर्टरी से, ठीक है, यूएससी स्टैंड्स फॉर अम्बिलिकल आर्टरी कैथेटर, ठीक है, तो ग्लूकोज हम कई बार इन्फ्यूज करना पड़ता है हमें बच्चे को थ्रू अम्बिलिकल आर्टरी कैथेटर अबव द सीलियक एक्सिस, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो पैनक्रियाज होंगे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और ज्यादा इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो उससे इंसुलिन का कंटेंट जो है वो ज्यादा हो सकता है। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेकंड फैक्टर एटियोलॉजिकल फैक्टर में डिक्रीज प्रोडक्शन और स्टोर, कि ग्लूकोज जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है या प्रोड्यूस तो सही हो रहा है लेकिन स्टोर नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो ऐसे कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें ऐसा होगा। नंबर 1 इज प्रीमेच्योरिटी, सेकंड वन इज IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, देन इनएडिक्वेट कैलोरी इनटेक, मतलब बच्चा जो है वो प्रॉपर्ली फीड नहीं ले रहा है, ठीक है। देन डिलेड ऑनसेट ऑफ फीडिंग, मतलब फीडिंग जो है बच्चे को आपने देर से जो है वो स्टार्ट करवाई है मदर की, या दूसरी फीडिंग भी, आर्टिफिशियल फीडिंग भी अगर दे रहे हो आप, ठीक है, तो अगर वो आपने डिलेड ऑनसेट किया है उसका, तो उसकी वजह से बच्चे को हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में वो जा सकता है। इसलिए बोला जाता है बेबी के बर्थ के आधे घंटे के अंदर अंदर उसको ब्रेस्ट फीड कराना होता है नॉर्मल में, और सी सेक्शन में 1 घंटे के अंदर अंदर करवाना होता है, ठीक है। देन है इंक्रीज यूटिलाइजेशन और डिक्रीज प्रोडक्शन, तो ऐसी कौन से कंडीशन जिसमें कि यूटिलाइजेशन जो है ग्लूकोज की ज्यादा हो जाती है या फिर उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, जैसे कि पेरीनेटल स्ट्रेस। पेरीनेटल स्ट्रेस में क्या होगा, जैसे कि सेप्सिस हुआ है, बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है, शॉक हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है, या बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया हो गया है, या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है उसको, या हाइपोथर्मिक स्टेट में चला गया बच्चा, या फिर रिसेसिटेट करने की उसको जरूरत पड़ी थी और रिसेसिटेशन के बाद उसको हाइपोग्लाइसीमिया वो डेवलप कर लेता है। देन है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, तो कुछ बच्चे जो हैं उनमें हाइपर बिलीरूबिनीमिया हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उनके अंदर हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि हमने जॉन्डिस एंड न्यूबॉर्न में पढ़ा था, ठीक है। तो उन बच्चों के अंदर भी जो ग्लूकोज की कंजप्शन होगी वो या तो ज्यादा हो जाती है या फिर उसकी प्रोडक्शन कम कर देता है वो, ठीक है। तो क्योंकि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में, ठीक है, हैपरिन हम लगाते हैं, है ना, हैपरिन आप सबको पता है दैट इज एंटीकोगुलेंट, ठीक है। तो हैपरिन जो है वो हमें लगाना होता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के दौरान बच्चे को, तो जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो कम हो जाता है, राइट। देन नेक्स्ट है एंडोक्राइन डेफिशिएंसी है बच्चे में कोई, जिसकी वजह से ग्लूकोज की कंजप्शन कम हो रही है या उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, या फिर कोई एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, या बच्चे को हाइपोथैलेमिक डेफिशिएंसी है, या हाइपोपिट्यूटरिज्म है, ठीक है। so these all can lead to hypoglycemic state of the newborn। अच्छा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आपका आता है यहाँ पे मेंशन्ड है ग्लूकागन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ग्लूकागन क्या है, एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि पैनक्रिया के सेल से जो है वो सिक्रीट होता है, ठीक है, विच विद एन इफेक्ट ऑपोजिट टू इंसुलिन, ठीक है। ग्लूकागन का इफेक्ट जो होता है वो इंसुलिन से अपोजिट होता है, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को जो है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है, बाय प्रमोटिंग ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर ग्लूकागन की डेफिशिएंसी है तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो फिर ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इन ग्लूकोज का जो आप बोलो कि कंटेंट है, अमाउंट जो है ब्लड में वो फिर कम हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है फैक्टर जिसकी वजह से ग्लूकोज की कंजप्शन जो है और प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकती है, दैट इज डिक्रीज इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, राइट।
देन नेक्स्ट आता है आपका डायग्नोसिस, हाउ यू विल मेक डायग्नोसिस फॉर दिस कंडीशन, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया इन न्यूबॉर्न। तो सिम्टम्स आएंगे जैसे कि ट्रेमर्स है, जिटरनेस है, बच्चा मतलब ट्रेमर्स आपको पता चल जाएंगे बच्चे में, ठीक है, उसके हाथ पैरों में ट्विचिंग हो रही होगी, ठीक है, अकड़ रहे होंगे, हिल रहे होंगे, है ना, शेकिंग मूवमेंट हो रही होगी, राइट। जस्ट गिव मी 1 सेकंड बच्चे। हाँ जी, तो सिम्टम्स में आपका आएगा ट्रेमर्स हो रहे हैं बच्चे को, ठीक है, शेकिंग मूवमेंट्स है, जिटरीनेस है। जिटरीनेस और ट्रेमर्स वर्ड जो है वो हम इंटरचेंजेबली कई बार यूज कर लेते हैं, ठीक है। जिटरीनेस हम बोल देते हैं जब बार बार बच्चे को ट्रेमर्स हो रहे हो, ठीक है, और बच्चा इरिटेबिलिटी होगा, बच्चा रोता रहेगा, सीजर्स आ रहे होंगे उसको, लेथार्जिक होगा बेबी, पुअर फीडिंग होगी उसकी, ठीक है, वॉमिटिंग करेगा, और लिम्पनेस होगी, वीक होगा, हाई पिच्ड क्राई होगी बच्चे की, ठीक है, हाई पिच्ड क्राई भी जो है इसको इंडिकेट करती है कि बच्चा जो है वो इरिटेट हो रहा है एंड देयर इज सम एबनॉर्मेलिटी, जो बच्चा जो है वो रो रहा है, ठीक है। अच्छा, देन आपका आ गया एसिम्टोमेटिक। कई बार ये क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है, तो ये अनडायग्नोस्ड भी चली जाती है कंडीशन, राइट। देन है मेजरमेंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो ग्लूकोमीटर के साथ हम जो है ब्लड ग्लूकोज बच्चे की जो है वो लेवल चेक करते हैं, ठीक है, और लैब डायग्नोसिस हम इसका बना सकते हैं ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज के साथ, ठीक है। सो मैनेजमेंट क्या आती है इसकी, ठीक है, अब आती है इसकी मैनेजमेंट। सो द मेजर लॉन्ग टर्म सीक्वल ऑफ सीवियर प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसीमिया और मेंटल रिटार्डेशन, रिकरेंट सीजर एक्टिविटी और बोथ, ठीक है। बेटा 1 सेकेंड, let me share the screen again, just wait। सो मैनेजमेंट में आपका आता है द मेजर लॉन्ग टर्म सीक्वल ऑफ सीवियर प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लिसीमिया और मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, रिकरेंट सीजर एक्टिविटी हो सकती है, और बोथ भी हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में बच्चे को अगर हाइपोग्लाइसीमिया से बर्थ पे हुआ है न्यूबॉर्न को, तो लेटर लाइफ में ही कैन बी और शी कैन बी मेंटली रिटार्डेड, और उसको रिकरेंट सीजर एक्टिविटी हो सकती है, और दोनों साथ में भी हो सकते हैं, ठीक है। देन परमानेंट न्यूरोलॉजिकल सीक्वल आर प्रेजेंट इन 25 to 50% ऑफ बेबीज विद सीवियर रिकरेंट सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो जो बच्चे बर्थ के टाइम पे सिम्टम शो कर देते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, तो उनके अंदर परमानेंटली न्यूरोलॉजिकल सीक्वल जो है वो देखने को मिला है इन 25 to 50% of the babies. Then these sequels are more likely when alternative fuel sources are limited, as occurs with hyperinsulinemia. देन रूटीन स्क्रीनिंग हम इसमें करेंगे, ठीक है, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी जो है, ठीक है, उनके अंदर हम करेंगे स्क्रीनिंग ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज को डिटेक्ट करके, ठीक है। देन लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज जो बच्चे हैं उनके अंदर हम करेंगे। देन प्री टर्म बेबीज जो हैं जो कि 35 वीक से पहले बॉर्न हुए हैं, और वो बेबीज जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हुए हैं, ठीक है, सॉरी नॉट दिस, हियर दिस आईवीएफ स्टैंड्स फॉर इंट्रावीनस फ्लूइड, ठीक है। तो जो बेबी इंट्रावीनस फ्लूइड पे हैं या जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे रखे गए हैं, ठीक है, उन बेबीज में स्क्रीनिंग करेंगे, या जिनको बहुत लंबे समय तक हाइपोक्सिया हुआ है फॉलोइंग बर्थ, हाइपोथर्मिया हुआ है, पॉलीसाइथीमिया की प्रॉब्लम हुई है, सेप्टिसीमिया हुआ है, और जिनको सस्पेक्टेड आईईएम है, ठीक है। सस्पेक्टेड आईईएम आपने अपना ये उसमें पढ़ा होगा मेडिकल सर्जिकल में, आई थिंक आप लोगों ने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा मेडिकल सर्जिकल में या पीडियाट्रिक्स में। आईईएम में क्या होता है, लाइक इट स्टैंड्स फॉर इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इनबॉर्न एरर्स होते हैं बच्चे की मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है, ये इनहेरिटेड होता है, और इनहेरिटेड एक तरह का बायोकेमिकल डिसऑर्डर है ये, जिसमें कि एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है, ठीक है, उसका डिफेक्ट जो होता है, और जिसकी वजह से बच्चे के अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हम बोलते हैं इसको,
तो जिन बच्चों को इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म का डायग्नोसिस के साथ जो पैदा हुए हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपको बताया मैंने कि एक एंजाइम डेफिशिट होता है, एंजाइम थोड़ा डिफेक्ट होता है, स्पेसिफिक एंजाइम डिफेक्ट होता है बच्चों के अंदर, जिसकी वजह से नॉर्मल मैकेनिज्म नहीं हो पाता प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो वो बच्चे हमारे रूटीन स्क्रीनिंग के अंदर आते हैं, और वो बेबीज भी रूटीन स्क्रीनिंग में आएंगे जो कि आफ्टर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हमने लिए हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जिनका हुआ है, ठीक है, या जिनको हिमोलिटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि रिमेटिक आर एच इनकम्पैटिबिलिटी है जिनको, ठीक है, तो उन सब बच्चों के अंदर हम रूटीन स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। और स्क्रीनिंग करनी है विद इन 1 आवर ऑफ द बर्थ करना है आपने, ठीक है। और जो आईडीएम बच्चे हैं, ठीक है, आईडीएम बच्चे कौन से हैं, जो लास्ट फॉर जेस्टेशनल एज है, उनके अंदर स्क्रीनिंग हम 0 आवर्स पे, 1 आवर पे, 3 आवर पे, 6 आवर्स पे, 12 आवर्स पे, 18 पे, 24 आवर्स पे, 48 आवर्स पे और 72 आवर्स पे, मतलब कि 3 डेज तक आपने उन बच्चों को स्क्रीन करना है जो कि लास्ट फॉर जेस्टेशनल एज हो, पैदा हुए हैं, जिनका बर्थ वेट जो है वो अपने नॉर्मल से ज्यादा है, राइट। देन अर्ली फीडिंग करनी है हमने विद ग्लूकोज वाटर, रेजेस blood glucose only transiently and also with rebound hypoglycemia। तो अर्ली फीडिंग बच्चों को करवानी है विद ग्लूकोज वाटर। अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट फीड्स, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली इनिशिएट करवानी है। बच्चे के जो कीटोन लेवल होंगे उनको हाई रख के, ठीक है, ऑल्टरनेट फीड ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज व्हाइल बेबी अडैप्ट्स टू दिस ब्रेस्ट फीडिंग, राइट। देन एनहांसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो आप अगर अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग जो है आपने वो इनिशिएट करनी है, इतना आप ध्यान में रखो उसकी मैनेजमेंट में, ठीक है। और आईवी थेरेपी आप दोगे अगर बच्चे के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो करेक्ट नहीं हो रहे हैं। और आईवी थेरेपी के इंडिकेशंस क्या क्या हैं, अगर बच्चा ओरल फीड नहीं ले रहा है, ठीक है, या फीड नहीं कर पा रहा है, मदर की ब्रेस्ट फीड नहीं ले पा रहा है, सिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स में सारे अपीयर हो रहे हैं, और जिसमें कि ओरल फीड लेने के बावजूद भी उसका ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जिस और उन बच्चों में हम आईवी थेरेपी करेंगे जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कॉन्स्टेंटली 25 mg पर डेसीलीटर से कम है, राइट। अच्छा, और आईवी ग्लूकोज जो है वो आप पेरिफेरल लाइन से भी दे सकते हैं बच्चे को, और अम्बिलिकल वेन कैथेटर से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। देन अर्जेंट ट्रीटमेंट जो आपको देनी होगी जब आप बच्चे ने सपोज सीजर्स डेवलप कर लिए, राइट, तो अर्ली आपको अर्जेंट मैनेजमेंट करनी होगी। और कैसे करेंगे आप, 2 ml पर केजी के हिसाब से हमने 10% एक्सट्रोज बच्चे को देना है ओवर 2 to 3 मिनट। देन अगर सीवियर डिस्ट्रेस हो रहा है बच्चे को तो उससे उसमें 2 to 4 ml पर केजी 25% आपने डेक्सट्रोज देना है एट 1 ml पर केजी पर मिनट के रेट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 केजी का इन्फेंट है तो उसको आप 4 to 8 ml दोगे 25% डेक्सट्रोज इन 2 to 4 मिनट, क्योंकि हमने बताया कि 1 ml पर केजी पर मिनट के हिसाब से हमको देना है। तो अगर 4 से 8 केजी का बच्चा है तो सॉरी अगर 2 केजी का बच्चा है तो उसको आपने 4 से 8 ml देना है, तो आप उसको 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर दोगे, मतलब धीरे धीरे आपने देना है, राइट। देन इन एसिम्प्टोमेटिक बेबी विद लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, इनिशियल पुश ऑफ कॉन्सेंट्रेट शुगर आपने उसको देना है, ठीक है। जैसे ही आप उसको शुगर का पुश देंगे, राइट, उससे उसको इंसुलिन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, है ना, एकदम से इंसुलिन का। देयरफॉर इन्फ्यूजन, फिर आपने इन्फ्यूज करना है 5 to 10 ml ऑफ 10% डेक्सट्रोज एट 1 ml पर मिनट, राइट। तो इनिशियल पुश ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर आपने कौन से बच्चे में देना है, जिसको हाइपर इंसुलिनिज्म है, ठीक है, जिसके अंदर इंसुलिन का कंटेंट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। पहले आपने उसको हाई कॉन्सेंट्रेट शुगर का आपने पुश दे दिया, उसके बाद आपने 5 to 10 ml 10% डेक्सट्रोज जो है उसको आपने देना है एट 1 ml पर मिनट के रेट पे, राइट। देन इसमें दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर योर सिलेबस। हाँ, देन मैनेजमेंट में कंटिन्यू है आपका, चेक ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ एवरी चेंज इन इन्फ्यूजन रेट, ठीक है। तो जैसे ही आपने इन्फ्यूजन रेट चेंज किया, मतलब कि आपने रेट ऑफ इन्फ्यूजन बढ़ाने की आप ट्राई कर रहे हो डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो बढ़ाने से पहले हर 30-30 मिनट बाद आपने जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करना है। और बच्चे के ग्लूकोज लेवल जो मॉनिटर करते रहना है, ये देखने के लिए कि आपने एडिक्वेट करेक्शन आपने हाइपोग्लाइसीमिया का कर दिया है, ठीक है, नॉर्मल आ गया है ब्लड ग्लूकोज या नहीं, ठीक है। और हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन भी आ सकती है, तो उस चीज को आपने अवॉइड करना है कि ग्लूकोज ज्यादा भी ना हो जाए बच्चे के ब्लड में, तो उस चीज को भी आपने अवॉइड करना है। आईडीएम इज नॉट रिक्वायर्ड, चलो।
So this was all about the topic, that is hypoglycemia in newborn. ठीक है, I hope this topic is clear to all of you. Still, if you are having any sort of doubt, you are always free to ask for your queries. Thank you so much for your attention. Thank you.